कुछ दिन पहले ईरानी सरकारी मीडिया ने यह क्लिप जारी की थी। संदेश साफ था, ईरान की नज़रें अमेरिकी जहाज़ों पर हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। फिर क्लिप के अगले हिस्से में शाही ड्रोन लक्ष्य को मारता है। यह एक चेतावनी थी जो कल हकीकत बन गई। किसी ने वास्तव में यह जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार सुबह जल्दी यूएस अब्राहम लिंकन ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील दूर समुद्र में चल रहा था। फिर अचानक कहीं से एक ईरानी शाही ड्रोन दिखाई दिया और जहाज की ओर बढ़ने लगा। अमेरिकी बलों ने तनाव कम करने के उपाय किए, लेकिन ड्रोन लगातार आता रहा। यही वह समय था जब लिंकन से उड़ान भरने वाले एक F-35 लड़ाकू विमान ने ड्रोन को मार गिराया। यहाँ प्रेस सचिव लेविट और अधिक जानकारी दे रहे हैं। सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान ने एक ईरानी शाही ड्रोन को मार गिराया जो USS अब्राहम लिंकन की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था। यह उसी दिन हुआ जब कुछ ईरानी गनबोट्स खाड़ी में एक अमेरिकी झंडा लगे टैंकर को धमका रही थी। फारस की खाड़ी में उसे जबरन बोर्ड करने की धमकी दे रहे थे। आपकी जानकारी के अनुसार क्या हो रहा है? राष्ट्रपति ईरान की इन धमकी भरी गतिविधियों पर क्या कार्रवाई करेंगे? स्टीव विटकॉफ शुक्रवार को ओमान या तुर्की में विदेश मंत्री अरागची से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ जॉन, बुलाने के लिए धन्यवाद। मैंने आज सुबह पेंटागन के लोगों से बात की जिन्होंने कहा कि सेंटकॉम ने हमारे अमेरिकी कर्मियों और क्षेत्र में उपकरणों की सुरक्षा के लिए उचित और आवश्यक कार्रवाई की। तो सेंटकॉम ने उस ईरानी ड्रोन को मार गिराने का फैसला किया। वह ड्रोन बिना पायलट के था और वह हमारे USS लिंकन की ओर आक्रामक रूप से बढ़ रहा था, जो कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर वह विमान वाहक पोत उस क्षेत्र में है। जहां तक राष्ट्रपति की बात है, वे हमेशा पहले कूटनीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कूटनीति के सफल होने के लिए जाहिर है दोनों पक्षों की जरूरत होती है। टैंगो करने के लिए आपको एक इच्छुक साथी की जरूरत होती है और यही वह बात है जिसे राष्ट्रपति और स्पेशल एनवॉय विटकॉफ अभी तलाश और चर्चा कर रहे हैं। स्पेशल एनवॉय विटकॉफ इस हफ्ते के अंत में ईरानियों के साथ बातचीत करने वाले हैं और अभी तक ये बातचीत तय है, लेकिन राष्ट्रपति के पास हमेशा कई विकल्प होते हैं जिनमें सैन्य बल भी शामिल है। ईरानियों को ये अच्छी तरह पता है। बस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को देखिए, जो काफी सफल रहा और जिसने ईरान समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया व उनकी परमाणु क्षमताएं नष्ट कर दी थीं। पिछले साल की शुरुआत में यह ठीक उसी समय हुआ जब अमेरिका ईरान पिछले जून में 12 दिन की जंग के बाद पहली बार सीधे बातचीत की तैयारी कर रहे थे। शांति वार्ता से कुछ घंटे पहले अमेरिकी विमान वाहक पोत पर हमला करना सिर्फ आक्रामकता नहीं बल्कि अजीब भी है, मानो कोई वार्ता नहीं चाहता था। ड्रोन की घटना के कुछ घंटे बाद ईरानी गनबोट्स ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक अमेरिकी तेल टैंकर जब्त करने की कोशिश की। मैंने इस बारे में कल कवर किया था जब यह खबर आई थी, लेकिन एक बात है जो मैंने नहीं बताई थी। देखिए, उस टैंकर पर शायद अमेरिकी नागरिक सवार थे। मुमकिन है कि पूरा क्रू ही अमेरिकी था। अगर ईरान उस जहाज को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो जाता तो उनके पास सिर्फ एक जहाज ही नहीं होता बल्कि बंधक भी होते। अगर आप इस्लामी शासन का इतिहास जानते हैं तो जानते हैं कि यही उनका तरीका है। इस्लामी गणराज्य सचमुच 1979 में अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाकर सत्ता में आया था। उन्होंने उन्हें 1 साल से ज्यादा बंधक रखा था और संभवतः फिर से ऐसा करना चाहते थे। अमेरिकियों को पकड़ो, दबाव बनाओ और बातचीत में मजबूत स्थिति के साथ जाओ, लेकिन वे असफल रहे। उनकी मंशा फिर भी साफ थी। अब यह सिर्फ एक सैन्य उकसावे की बात नहीं है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी ईरान अचानक उन चीजों से पीछे हट रहा है जिन पर वह पहले ही सहमति जता चुका है। एक्सियोस के अनुसार ईरान अब शुक्रवार की वार्ता के स्थान और प्रारूप में बदलाव की मांग कर रहा है। बातचीत इस्तांबुल में होनी थी। कई अरब मुस्लिम देशों को देखने के लिए बुलाया गया था और ईरान ने शुरुआत में सहमति जताई थी, लेकिन अब वे वार्ता को ओमान में स्थानांतरित करना चाहते हैं और वे इसे द्विपक्षीय वार्ता बनाना चाहते हैं। सिर्फ ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, वे नहीं चाहते कि अन्य देश इसे देखें। वे पीछे हट रहे हैं। समझौते जिन्हें हफ्तों लगे हासिल करने में सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि तोड़फोड़ भी लगती है। ईरान में कोई नहीं चाहता कि वार्ताएं सफल हों। वे ड्रोन हमले, टैंक जब्त करना
और स्थान बदलकर वार्ताओं को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। असल में शासन में क्या हो रहा है? जवाब है कि गुट आपस में नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति के सार्वजनिक बयानों से कि वे वार्ता चाहते हैं, उन्होंने वास्तव में अपने प्रशासन को अमेरिका के साथ संवाद शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। इनमें से कुछ ने राष्ट्रपति की कड़ी आलोचना प्रकाशित की है, जो ईरानियों को लक्षित करती है। मैं आपको यह रिपोर्ट दिखाता हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन ईरान के मेहमान इस्माइल हनिया की हत्या हो गई। अमेरिकियों ने कहा जवाब न दें ताकि गजा में युद्ध विराम हो, पर आपको धोखा मिला। आपने ईरान को जवाब न देने को कहा, फिर भी युद्ध विराम नहीं हुआ। आपकी मासूमियत के कारण इजराइल ने गाजा और लेबनान पर दबाव बढ़ाया और शहीद हसन नसरल्लाह की हत्या का रास्ता बना। इस नजरिए से उसकी शहादत की जिम्मेदारी आपकी है। फिर अक्टूबर 2024 में इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। आपने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को फोन कर जवाब न देने को कहा। फिर फरवरी 2025 में खामेनेई ने इन वार्ताओं को अपमानजनक और अव्यावहारिक बताया। आपके दबाव में ईरान ने फिर भी वार्ताएं शुरू कर दीं। इन वार्ताओं का मकसद ईरान को धोखा देना और इजराइल के हमले की तैयारी करना था। इस दृष्टिकोण से जून और जुलाई में मारे गए सैकड़ों ईरानी नागरिकों, परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों के खून की जिम्मेदारी आप पर है। जब प्राथमिकता वाली मुद्रा दर हटाने का फैसला हुआ तो खामेनेई भी तुरंत एकीकरण से सहमत नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय ने हस्तक्षेप कर आदेश दिए। इस तरह आप उस चिंगारी के जिम्मेदार हैं जिससे 3000 से अधिक ईरानी मारे गए। हर कोई जानता है ट्रंप समय खरीद रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, खुफिया जुटा रहे हैं और ईरान को चौंकाने का मौका ढूंढ रहे हैं। उनका हमला संभवतः खामेनेई की हत्या, सैन्य ढांचे पर हमले और गृह युद्ध के हालात पैदा करेगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर युद्ध में किसी ईरानी का खून बहता है या इस्लामी शासन के नेता की हत्या होती है तो आप जिम्मेदार होंगे। मेरे लिए यह सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि सार्वजनिक गुटिया युद्ध जैसा लग रहा है। ऐसे बयान सिर्फ आम ईरानी ही नहीं बल्कि अधिकारी भी ईरानी राष्ट्रपति का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ईरान के संसद अध्यक्ष ने कहा कि 1 महीने में ट्रंप और उनके सहयोगियों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। यह कूटनीतिक दिखावा नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की मांग है, जबकि ईरानी राष्ट्रपति बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी हैं जो सरकारी मीडिया को बता रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा। सुनिए। इस्लामी क्रांति के नेता के वरिष्ठ सलाहकार आयतुल्लाह ने कहा, अली खोमैनी ने दोहराया कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम किसी देश को नहीं देगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। एडमिरल अली शामखोनी अल मयादिन न्यूज़ नेटवर्क को एक विशेष साक्षात्कार में बोल रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और स्थानीय रूप से संचालित किया जाता है। शामखानी ने जोर देकर कहा कि 60% संवर्धित यूरेनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से ईरान के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करना है और दूसरा वार्ता और संवाद की तैयारी करना है। वे कहते हैं कि अगर अन्य पक्ष बदले में कुछ पेश करें तो 60% संवर्धन को 20% तक कम किया जा सकता है। शामखानी ने कहा कि ईरान ने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की और आयतुल्लाह खोमैनी के ऐसे हथियारों पर प्रतिबंध वाले धार्मिक आदेश का हवाला दिया। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि तेहरान अपने संवर्धित परमाणु भंडार को किसी तीसरे देश को स्थानांतरित करने का इरादा नहीं रखता। अली बोगारी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ताओं में ऐसे विषय शामिल नहीं हैं। फिर खामेनेई ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताएं नहीं छोड़ेगा। यह हिस्सा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन खामेनेई के भाषण में मौजूद लोगों के अनुसार उन्होंने यह बात कही थी। तो हम वास्तव में क्या मांग कर रहे हैं? चलिए उन मांगों पर एक नज़र डालते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की 4 मांगें हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोकना, हिजबुल्लाह, हमास व हौथी को फंडिंग बंद करना और प्रदर्शनकारियों पर दमन रोकना। अब इन मांगों को समझते हैं। पहली मांग पर बातचीत संभव है क्योंकि ईरान कुछ रियायतें दे सकता है, लेकिन दूसरी मांग
वास्तविक नहीं लगती। ईरान जानता है कि इजराइल के खिलाफ उसकी एकमात्र ताकत बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसा लगता है कि बातचीत से पहले और रिपोर्टों के अनुसार ईरानी अधिकारी गुमनाम रूप से भी यही स्थिति बता रहे हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने का समर्थन नहीं है, जिससे परमाणु समझौते पर सहमति बड़ी समस्या बन सकती है। इजराइल चाहता है कि परमाणु समझौते में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोका जाए। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। यह बड़ी समस्या नहीं है। ईरान के पास हिजबुल्लाह, हमास, हुथियों को फंड देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या बनने वाली है। लेकिन चौथा बिंदु वाकई में एक बड़ी समस्या हो सकता है, क्योंकि चलिए इस बारे में यथार्थवादी बनते हैं। ईरान बातचीत कर रहा है। जो ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं वे इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वे शासन को बनाए रखना चाहते हैं। और सोचिए, प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि शासन चला जाए। ऐसा कोई भी परिदृश्य नहीं है जिसमें शासन उन लोगों पर कार्रवाई करना बंद करने के लिए राजी हो जाए जो उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनसे खुद अपनी मौत का वारंट साइन करवाने जैसा है। संभव है कि वे कागज पर अमेरिका से सहमत हो जाएं और फिर वे सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को गोली मारने की दमनकारी कार्रवाई को बंद दरवाजों के पीछे ले जाएंगे। वे उन्हें चुपचाप गिरफ्तार करेंगे और जेलों में उनकी हत्या करेंगे, जहां दुनिया यह नहीं देख पाएगी कि वे क्या कर रहे हैं। जनवरी की कार्रवाई में उन्होंने इंटरनेट बंद कर अंधेरे में लोगों को मार डाला था। अब वे यह जेल की दीवारों के पीछे करेंगे। यही दुखद सच्चाई है। अगर हम शासन से समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो आगे बढ़ें। जब ये अफरा तफरी है तो ये दिखाता है कि अंदरूनी लोग जानते हैं शासन मुश्किल में है। हमारे पास एक और ईरानी राजनयिक हैं जो शासन से भाग गए हैं और अब स्विट्जरलैंड में शरण मांग रहे हैं। उनका नाम गोलेम रेजा डेरिकवान है। वह ईरान के विदेश मंत्रालय में उभरती हुई शख्सियत थे। उन्होंने 2011 से 2024 तक चेक गणराज्य में ईरान के दूतावास में काम किया और उनके कई सहयोगियों द्वारा उन्हें एक पेशेवर राजनयिक के रूप में देखा जाता था जो राजदूत की भूमिका तक पहुंच सकते थे। लेकिन पिछले महीने एक अन्य ईरानी राजनयिक के मामले के बाद, जो संयुक्त राष्ट्र छोड़कर स्विट्जरलैंड में शरण लेने गए थे, अब वह भी वही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान के अंदर राजनीतिक अशांति के कारण वे अब सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए वे ऐसे देश जाना चाहते हैं जिसे वे सुरक्षित मानते हैं। वही देश और पश्चिम जिससे ईरानी शासन नफरत करता है। ये लोग भी शासन में थे और सार्वजनिक रूप से पश्चिम की आलोचना करते थे, लेकिन जब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की बात आती है तो वे पश्चिम की ओर ही जाते हैं। यही चीज़ हम रूस में देखते हैं, यही चीज़ हम चीन में देखते हैं और यही चीज़ हम ईरान में भी देख रहे हैं। ये सब लोग पाखंडी हैं। ऐसी वीडियो में दिक्कत है जहां कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, चाहे किसी को चोट न लगे। वीडियो में यूट्यूब अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते यूट्यूब ने हमारी 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज कर दी थी। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनवासी लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा इन सबको कवर करना जरूरी है, इसलिए हमने खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया, जिसे शुरू से खुद बनाया ताकि कोई पाबंदी ना हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, हम इसे आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसी कवरेज में दिलचस्पी है और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।